ये तुमने क्या ड्राइवबाजी लग रखी है? क्या कर रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये घिसे पेटे हथकंडे किसी और पे आजमाना। 4 किताबें पढ़ ली, तुम क्या साबित करना चाहती हो? मेरी बराबरी करना चाहती हो? बराबरी? शाहिद, मैंने तो सिर्फ तुमसे इज्जत मांगी थी। क्या अपने हुकूक की बात करना बराबरी होता है? ये हुकूक की मारी औरत, मेरी बराबरी करना बंद करो। अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। इस घर में हवा भी मेरी मर्जी बगैर नहीं आती है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी शायद। तुम्हारा ये रोज का शक, ये गलीज गालियां और मुझ पर तशद्दुद करना, थक गई हूँ मैं। इंसान हूँ मैं, कोई मिट्टी का पुतला नहीं हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जा रही हो? शौक से जाओ, देखता हूँ तुम्हारी औकात क्या है, कहाँ तक जा सकती हो तुम। याद रखना सबा, मैके के दरवाजे तब तक खुलें जब तक तुम मेहमान बन के जाओ। तलाक याफ्ता औरत का बोझ कोई नहीं उठाता, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो। ये तुम्हारी कमजोर सोच है शायद। मेरी माँ और मेरे भाई मुझे समझते हैं। वो जानते हैं कि मैंने कितनी तकलीफें झेली हैं इस रिश्ते को निभाने के लिए। वो मेरा साथ जरूर देंगे। जाओ, शौक से जाओ, ये वहम भी दूर कर लो। कल जब तुम्हें मैके की दीवारें पराया होने का सबूत देंगे ना, तो तुम्हें सारी बातें मेरी याद आएंगी। अगर मैके की दीवारें कच्ची भी होना शाहिद, तो इस जहन्नुम से ज्यादा अच्छी होंगी जो तुमने मेरे लिए बनाकर रखा है। जा रही हूँ मैं। जाओ, रहो तुम निकलो यहाँ से। खुदा हाफिज। हेलो हेलो अम्मी। अम्मी, मैं शाहिद का घर छोड़कर आ गई हूँ। आज उसने सारी हदें पार कर दी हैं अम्मी। वो मुझ पर हाथ उठाता है। मैं मजीद वहाँ नहीं रह सकती थी। मैंने वो घर छोड़ दिया है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अकल को हाथ मारो लड़की। रात के इस पहर घर छोड़ दिया? अरे खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। शान और नाजिया जाग रहे हैं अभी। इस वक्त अगर तुम यहाँ आई तो तमाशा बन जाएगा सबा। तमाशा? तमाशा तो मेरा बन गया अम्मी उस घर में। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं घर की सीढ़ियों पर हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं आ रही हूँ। इंसानों में वो जानवरों वाला हिस्सा जो है जिसमें लात कूद और बातें गुस्से करते हैं, वो तो नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से फिर ये होता है कि वो इसमें उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो ख़राब हो जाती है, और उसकी वजह से जो है खुलूस से जो काम कर रहे होते हैं या दिल से, वो नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो है वो गलत फैसले भी कर लेते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि खातून को परेशानी है, जवाब भी नहीं दे पा रही है, तो पता चला कि हांडी चढ़ा दी, या जो है उसने गैस का चूल्हा ऑन किया, फ़िक्र हो गई कि उसने मुझे ये कहा माचिस जलाएगी, पूरा जल जाएगी। तो लिहाजा इसके बड़े ख़तरनाक इम्पैक्ट होते हैं। हमें चाहिए कि गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को सुलझाएँ, और शाइस्तगी से। जानवरों और इंसानों में एक फ़र्क है कि हम गुफ्तगू से मामलात सुलझाएं। वाह सबा बीबी वाह, रात के इस पहर तुम तलाक लेने का फैसला करके मायके आ गई। ये भी नहीं सोचा कि ख़ानदान में और मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे लोग कि तुम्हारी बहन रातों रात भाग गई। भाई, तुम क्यों खामोश हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें भी नाजिया की तरह मोहल्ले और ख़ानदान वालों की परवाह है? क्या तुम जानते नहीं हो कि शाहिद ने मुझ पर कितने जुल्म सितम किए? कब से मैं ये सब कुछ सह रही हूँ। तुम तो सब जानते हो ना। क्या चाहते हो कि किसी दिन वो मार कर मुझे यहाँ पर मेरी लाश भेज दे? फिर चैन मिलेगा तुम लोगों को? देखो सबा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दुख, और वैसे भी सबा देखो, मियाँ बीवी में ऊंच नीच तो होती रहती है ना। अब जहाँ 4 बर्तन हो खड़कते भी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सीधा घर ही छोड़ दो। सबा देखो, नादिया गलत तो नहीं कह रही ना। तलाक का सुनकर तो लोग पहले ही नहीं जीने देते। बाप का साया हमारे सर पर है नहीं। मैं किससे मुंह छुपाता फिरूंगा? वाह भाई वाह, तुम तो भाभी की जबान बोलने लगे। एक ही माँ का दूध पिया है ना हमने। क्या बाप के खत्म हो जाने से
बेटियों का मायका ख़त्म हो जाता है? नहीं सबा बेटा, शान बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटियों का असल घर उसका शौहर का होता है, वही उसका असल ठिकाना होता है। तुम गुस्सा थूक दो। कल को अगर राशन पानी का हिसाब होगा ना, तो मैं कहाँ जाऊंगी? बताओ मुझे। साफ और सीधी बात है अम्मी, इस 2 कमरे के फ्लैट में तिल धरने की जगह नहीं है। और शान की तनख्वाह इतनी नहीं है। शान की तनख्वाह में आपका और मेरा गुजारा बहुत मुश्किल होता है। उस पर सबा भी अगर घर वापस आ गई, वकीलों के और कोर्ट कचहरियों के पैसे कहाँ से लाएंगी आप? बराए मेहरबानी हमारे सर पे ये अजाब न डालें। शान की हड्डियां निचोड़ना चाहते हैं क्या आप? हमारे ऊपर ना ये बोझ ना डालें। सुबह होते ही इसे घर वापस भेजें। बोझ? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैके के रिश्ते इतनी जल्दी पराये हो जाते हैं। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो सबा। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर ड्रामों में, फिल्मों में और आम जिंदगी में जब खातून को परेशानी होती है फ़ौरन कपड़े दिखाते हैं, कपड़े जमा कर रही है, बैग में लेके छोड़ रही है। अरे भाई, जितना घर आपके शौहर का है उतना आपका है, उसको कहो चले जाओ। या ये कि बजाय ये कि छोड़ के मैं अपने घर, भाई यही घर आपका है, बजाय ये कि उसको ओन करे, और बजाय ये कि वो घर छोड़ के उधर बैठे फिर मसले बढ़ते रहें, दूरियाँ होती हैं। अच्छा होगा कि वो दूसरे कमरे में जाए बजाय घर छोड़ने के। तो मैं समझता हूँ इससे फिर मामलात और ख़राब हो जाते हैं, और कुछ में जो बीच में लोग जो नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं वो फिर कम्युनिकेशन में उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, दूरियाँ और बढ़ती हैं। नाज़िया बेटा, अम्मी मैं ना आपको साफ साफ बता रही हूँ कि 1-2 दिन की मेहमान नवाजी तो समझ आती है मेरे। और शान क्या कोई नवाब थोड़ी है जो 3 की जगह अब 4 लोगों का खर्चा उठा लेगा। बिजली के बिल, घर का किराया कहाँ से होगा? मियाँ बीवी का झगड़ा था, वहीं खत्म कर देती। यहाँ आके हमारे सर पे बैठ गई हैं फजूल में। क्यों? नाज़िया बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आहिस्ता बोलो। सबा बराबर वाले कमरे में, उसके कानों में आवाज़ जाएगी। देखो उसका दिल तो पहले ही टूटा हुआ है और दुखी हो जाएगा इन बातों से। मैंने रात को बहुत सोचा कि शौहर जैसा भी हो, औरत का सुहाग होता है। मैं उसे मना लूँगी। तुम बस एक काम करना, तुम शान को बोलो कि शाहिद से फ़ोन पर बात कर ले। क्यों भाई? शान क्यों बात करे? और शान क्यों उस शक्की इंसान के मुंह लगे जाके और उसको हाथ जोड़े? और वैसे भी आजकल की लड़कियों के दिमाग ना बहुत आसमानों पे चले गए। थोड़ा कुछ हुआ नहीं, बैग उठाया और मायके चली आई। अब यहाँ बैठी रहेंगी तो रोज मोहल्ले की औरतें मुझसे सवाल करेंगी। किस किस को सफाइयाँ दूंगी? अब मैं क्या बोलूँगी? मैं बेटा, मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह सब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्या करो, मैं भी तो माँ हो ना। तुमने रात को सबा का चेहरा नहीं देखा था? कैसा हो रहा था उसका चेहरा, मुरझाया हुआ। पर तुम थोड़ा सा सब्र कर लो नाज़िया, मैं मना लूँगी, मैं उसे मना लूँगी, ठीक है? हाँ, बराए मेहरबानी उसको ना जल्दी समझाने की कोशिश करें और रवाना करें यहाँ से। और याद रखिएगा, अगर सबा ने यहाँ जमने की कोशिश की ना तो मैं भी अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। उसके बाद शान संभाले अपनी माँ और लाडली बहन को। मुझे इस घर में फालतू का बोझ नहीं चाहिए। सबा बेटा, क्यों जिद्दी बच्चों की तरह अखबार मुंह में छुपाए बैठी हो? शान के पास फोन आया था शाहिद का, कह रहा था आकर तुम्हें ले जाएगा। मगर अब तुम तलाक का या खुला का नाम जबान पर नहीं लाओगी। अरे मर्द का तो गुस्सा आर्जी होता है ना, लम्हाती होता है, जब ठंडा हो जाता है सब ठीक हो जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ सबा। अम्मी, वो मुझे यहाँ से लेकर जाना नहीं चाहता। वो अपनी अना को तस्कीन देना चाहता है। अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को ये बताना चाहता है कि उसका जब दिल करेगा वो सबा को मार के घर से बाहर निकाल देगा और जब दिल करेगा ले आएगा। क्या चाहती हैं अम्मी आप? मेरी लाश देखना चाहती हैं? तब आपके दिल को सुकून मिलेगा?
अरे तौबा करो, खुदा का खौफ करो। किस तरह के अल्फाज ज़बान से निकाल रही हो तुम? अपनी औलाद के बारे में ऐसा सोच सकती है क्या? मगर नहीं, तुम समझोगी ही नहीं मेरी और शान की बेबसी को। तुम्हें पता है ना, शान नाजिया के आगे बिल्कुल बेबस हो जाता है, जबान तक नहीं खोल सकता वो अपनी। अरे हम कब तक तुम्हें खिलाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना ही होगा ना। अम्मी, अगर आपने मुझे घरदारी सिखाई थी ना, तो बाबा ने मुझे मास्टर्स करवाया था, तालीम की अहमियत समझाई थी। मैं यहाँ नाजिया भाभी की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं आई, ना ही शान भाई की तनख्वाह पर अयाशी करने के लिए आई हूँ। मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ अम्मी। मैंने 2-3 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है और कल पास के स्कूल में भी जाकर देख लूंगी। नौकरी? अब तुम नौकरी करोगी? लोग क्या कहेंगे कि शादी टूटते ही लड़की बाहर निकल गई, भाई रख नहीं सका अपनी बहन को, धक्के खाने के लिए बाहर छोड़ दिया। अम्मी, ये लोग तब कहाँ थे जब शाहिद मुझे मारता पीटता था, गालियां देता था, घर से बाहर निकाल देता था? तब ये दुनिया कहाँ थी? ये मेरी जिंदगी है अम्मी, मेरी जंग है और इसका फैसला भी मैं खुद करूंगी। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती ना, तो मेरे रास्ते की दीवार भी मत बने। मैं अपना बोझ खुद उठा लूंगी, अपने अखराजात और कोर्ट कचहरी की फीस भी भर लूंगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप साथ नहीं दे सकती तो मेरे रास्ते की रुकावट मत बनिएगा। कि उसको तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं कि वो भाई और वो भाभियाँ और माएँ जो इनके ऊपर ये हमेशा लड़ती आ रही है, हमेशा उनके लिए बात करती आ रही है, जब उनको वो उसका वो नहीं मिलता तो फिर बाद में हमारे पास ही आते हैं कि हमने बड़ी गलती की, क्यों आए। और वो वहाँ की जो थोड़ी बहुत बेइज्जती बेहतर थी इस बेइज्जती से, तो उसमें चूँकि जिस चीज़ से जितनी तवक्कुआत होती हैं और उससे अगर वो नहीं मिलती तो फिर उसमें इंतहाई फ्रस्ट्रेशन भी होता है। और यहाँ फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, आखिर वहाँ भी रही हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे मरीज़ फिर बंदे जो है फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको हिस्टीरिया पहले कहते थे, आजकल उसका नाम है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, उस पर दौरे पड़ने लगते हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर हमारे यहाँ कोई खातून ये कहे कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे तो कहें ये क्या होता है, लेकिन उसको दौरा पड़ा तो सब जमा हो जाएंगे, तवज्जो मिलती है। लाशूरी तौर पर फिर वो मामलात और गंभीर हो जाते हैं और उसकी जो सलाहियत होती है काम करने की, ये सब खराब हो जाती है। इतने दिन गुजर गए, कहीं से कोई कॉल ही नहीं आई। सबको तजुर्बेकार लोग चाहिए। कोई एक इंसान तो मुझ पर भरोसा कर ले। जब तक मौका नहीं देगा तो तजुर्बा कहाँ से आएगा? क्या शायद सही कहता था? क्या मुझे इस जहन्नुम में वापस जाना पड़ेगा? क्या मैं अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकती? नहीं सबा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करना है। वहाँ सिर्फ खाइए, सिर्फ खाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिस सबा रहमान बात कर रही हैं? जी जी, सबा बात कर रही हूँ। मिस सबा रहमान, मैं डेनिम टेक्सटाइल के HR से मुस्कान बात कर रही हूँ। आपकी CV हमारे इदारे के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। कल सुबह 10 बजे अपने असल तालीमी असनाद के साथ फाइनल इंटरव्यू के लिए पहुँच जाइएगा। जी बिल्कुल ठीक है, मैं कल आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, कहीं से तो कोई उम्मीद की किरण जागी। या अल्लाह पाक, प्लीज़ कल मेरी लाज रख लेना, मुझे हिम्मत और ताकत दे कि मैं इन मुश्किलों से लड़ पाऊँ मेरे खुदा। शान, मैं तुमसे कह रही थी ना, मज़ीद देर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, शाहिद भाई को फ़ोन करो और उन्हें घर बुलाओ। इन दोनों मियाँ बीवी को बिठाओ और ख़त्म करो ये तमाशा। क्या उधर मचा रखा है? भाभी, मुझे तलाक का केस लड़ने के लिए या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके घर वालों के पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप ये फ़िक्र अपने जहन से निकाल दें। और शान भाई,
आप घर का राशन पानी इन सब की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरी बहुत अच्छी फर्म में एक नौकरी लग गई है, आज ही फाइनल इंटरव्यू देकर आई हूँ। जॉब? सबा, तुमने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई, अपने घर वालों से, और बाहर निकलकर तुम नौकरियां ढूंढते फिर रही हो। सबा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, क्या मुझ पे कोई हक नहीं था तुम्हारा? हक? कौन से हक की बात कर रहे हैं आप भाई? जब भाभी आपके सामने मुझे इस घर पर बोझ बोल रही थी और आप खामोशी से बैठकर सब कुछ सुन रहे थे, तब तो आपको अपना हक याद नहीं आया। जब मैं ज़िंदगी के इतने मुश्किल मरहले से, इतने अहम फैसले से गुजर रही थी और आप में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो नौकरी करते हुए या नौकरी के बारे में सोचते हुए मैं आपसे क्यों पूछूंगी? अच्छा, तो तुम्हारे भी पर निकल आए। एक 2 टके की नौकरी क्या मिल गई, तुमने अपने भाई को अपनी औकात याद करवा दी। तुम्हें पता है ना सबा, बाहर निकल के कमाने वाली लड़कियों के बारे में क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे से जानती हूँ भाभी, कौन कितनी बातें बनाता है। खैर, कल मेरी नौकरी का पहला दिन है, मैं कोई ज़हनी अज़ियत नहीं चाहती हूँ। और हाँ भाई, आपको महीने की पहली तारीख को इस घर के रेंट में, बिजली के बिल, गैस के बिल में आधा हिस्सा मिल जाएगा, ताकि भाभी को ये ना लगे कि इस घर की हवा कोई मुफ्त में इस्तेमाल कर रहा है। इसमें वालिदैन को भी चाहिए कि शुरू से बता दें कि 3 तरह के वालिदैन होते हैं। एक वो जो हमें जन्म देते हैं, इसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहते हैं। एक वो जो हमें तालीम और तरबियत में उस्ताद होते हैं, और एक वो हैं जो रिश्ते में हैं। तो उनको ये बताना चाहिए कि जितनी मैं आपकी माँ उतनी सास भी आपकी माँ है, और इतना ससुर भी आपके बाप जितना है। लिहाजा उसको वालिदैन के लेवल पे देखो, और इसी तरह उनको भी चाहिए कि वो ये देखे कि ये बच्ची जो है 20-25 साल जो घर में वहाँ पे वालिदैन में रही है, नज़ाकत से पली हमारे आई है, तो सास को भी चाहिए कि महसूस करे कि वो ये मेरी बेटी की तरह है। और ख़ास तौर पर एक नुक्ता जो कि ज़हन में सासों के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि उनको खुशी अपने बेटे की प्यारी और उसकी बेटे की खुशी बीवी में, तो लिहाजा फिर ये जो इस तरह से उसके साथ कीना करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, और उसको बेटी की तरह ही रखे। और मैं तो अक्सर मेरे पास आते हैं तो मैं उनके तो आपस में दोस्ती कर लो, सास बहू अगर दोस्ती कर लें तो इससे बड़ी एक दूसरी उसकी विजडम, सास की विजडम और इसकी एनर्जी अगर मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो ये कहे बेटी के, यार मुझे समझा दे बहू कि भाई मुझे खाना ये सिखा दो, वो से इसमें कौन सी बुराई है, उसको इज़्ज़त मिलेगी और इसमें इसको जो है हैसियत मिलेगी। अरे क्या हो गया शान, ये क्या कर रहे हो? यार नाजिया, ये पिछले कुछ महीनों का हिसाब तो देखो। घर का बजट इस बार कितना बच गया है। ये सब सबा की नौकरी की वजह से है। नाजिया, सबा ने खुद ही बिजली के बिल, गैस के बिल के पैसे, घर के रेंट के पैसे यार लाके मेरे हाथ में रख दिए, और मुझे तो लग रहा है घर में देखो कैसी बरकत आ गई है। हाँ ये तो है, उसकी तनख्वाह भी तो कितनी हाई फाई है। यार वैसे मैं सोच रहा था कि अब ना सबा को वापस चले जाना चाहिए। माशाल्लाह अच्छा कमा रही है। अब हो सकता है कि शाहिद का रवैया ना उसकी तरफ से बेहतर हो जाए। तुम क्या पागल हो गए हो शान? तुम सोचो कि सबा के यहाँ रहने से हम कितने फ़ायदे में। ना हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, ना गैस का बिल देना पड़ता है, ना घर का किराया देना पड़ता है। और अगर वो यहाँ से चली गई तो हमारे अखराजात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तुम ज़रा दिमाग का इस्तेमाल करो। यार नाजिया, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ये कह रही हो कि वो तलाक के बाद भी यहाँ पर रहे? तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी उसका अपना घर है। शोहर के पास जाके भी उसने क्या कर लेना है? शोहर के पास जाके भी उसने क्या कर लेना है? वही मारपीट, वही जिल्लत भरी ज़िंदगी। उससे बेहतर है अच्छा कमा रही है, हमें पैसे देती रहेगी और हम बदले में उसकी हिफाजत करेंगे। तुम ना इतना फजूल ना सोचो। और वैसे भी सबा अब इस घर के लिए कीमती असासा है।
तो तुम उसको जल्दी भेजने का सोचो भी मत। लेकिन यार नाजिया, क्या लेकिन? जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ वैसा ही करो, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं। सबा बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी माँ होकर तुम्हारा दुख नहीं समझ सकी, जबकि तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। मगर मैं क्या करूँ, नाजिया की ज़बान दराजी और शान की खामोशी की वजह से मैं खामोश रह गई। मैं जानती हूँ अम्मी, आप बुरी इंसान नहीं हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आप बस हालात के आगे मजबूर हैं। तुम बहुत बहादुर हो सबा। आज जब नाजिया और शान अपने कमरे में बातें कर रहे थे तो उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अब वो तुम्हें इसी घर में रखना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे वो, क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह अच्छी है। उन्हें अब मौका नहीं मिलेगा अम्मी। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुकी हूँ। मैंने शाहिद से खुला का केस जो दायर किया था, मैं वो तकरीबन जीत ही चुकी हूँ। बस कुछ अदालती कार्रवाइयाँ और कागजात आना बाकी हैं। अब मेरा उस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रहा है। मैंने अपने ऑफिस के करीब एक फ़्लैट लिया है, उसका एडवांस भी हो गया है। क्या अलग फ्लैट? सबा, हमारे जैसे घरानों की लड़कियां अलग घर में नहीं रहती हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे बेटा, तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाएंगे। अम्मी, लोग क्या कहेंगे इसी बात को सोचते हुए मैंने ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए। जब मैं अकेली रहूँगी तो लोग बातें बनाएंगे। लोगों का काम है दूसरों की ज़िंदगियों का तमाशा देखना और बातें बनाना। सबा, ज़िंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। उस जहन्नुम से तो लाख दर्जे बेहतर होगा ना अम्मी, जिससे मैं निकल कर आई हूँ। अब मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीऊँगी, किसी की बातें नहीं सुनूंगी, अपनी मर्ज़ी से अपनी मुस्तकबिल बनाऊँगी। बस आप मुझे दुआओं में रुखसत कीजिएगा अम्मी, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। ज़रूर। ये क्या सबा, ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो? शाहिद के पास जा रही हो क्या? शाहिद से मेरा कानूनी और शरई तौर पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और ये उसके पेपर्स हैं। मैं अपने फ़्लैट में जा रही हूँ। वो फ्लैट जिसका एडवांस और 1 महीने का किराया मैंने किसी का एहसान लेकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से दिया है। अरे सबा, क्या ज़रूरत है तुम्हें अलग फ्लैट लेने की? और वैसे भी ये तुम्हारा मायका है, तुम्हारे बाप का घर है। अब तो हमें भी कोई मसला नहीं तुम्हारे यहाँ रहने से। खाओ पियो मौज करो और यहीं रहो, क्यों जाओगी तुम कहीं और? नहीं नाजिया भाभी, ये घर तब तक मेरा घर था जब तक मेरे बाबा ज़िंदा थे, क्योंकि तब उन्होंने मोहब्बत से जोड़ कर रखा हुआ था सबको। लेकिन उनके जाने के बाद ये घर आपका घर हो गया है। जब मैं बेसहारा थी तो बोझ थी, आज कमाने लगी तो असासा बन गई। और शान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी काली रातों में मेरा साथ ना देने के लिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से, खुदाफिज। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी, दुआओं में याद रखिएगा। सबा, मेरा बेटा सबा। देखिए, जो माशी हैसियत है उसकी तो अहमियत है, लेकिन जो इंसान के रिश्तों की अहमियत है वो बहुत भारी है। और देखा ये गया है कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच जाते हैं, उनको फिर यही कमी होती है कि वो मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है। देखा अगर ये जाए कि ठीक है, इतना मुआशी वो ज़्यादा हो कि बहुत ज़्यादा गुर्बत की लकीर पे भी ना हो, लेकिन अगर वो बहुत बड़े ओहदे पे पहुँच गई लेकिन उसकी जो अपनी इज़्वाजी ज़िंदगी और वालिदैन वाली ज़िंदगी ख़राब है, तो ये घाटे का सौदा है। आज पहली बार इस दरवाज़े को खोलते हुए मेरे हाथ नहीं कांपे। लोग कहते हैं औरत का अपना कोई घर नहीं होता।
शादी से पहले बाप का, शादी के बाद शौहर का और मजबूरी में भाई का। लेकिन आज इस छत के नीचे खड़े होकर मुझे समझ आया कि घर किसी के एहसान से नहीं, अपने कदमों पर खड़े होने से बनता है। कितना डराया था सबने मुझे, तलाक का ताना, बोझ बनने का खौफ और वो तंज भरी नजरें। मैं तो बस एक तिनके की तरह बिखर चुकी थी, लेकिन शायद वो जो धक्के मुझे मिल रहे थे उन्होंने ही मुझे संभलना सिखाया। ये घर शायद बहुत बड़ा नहीं है, ना ही यहाँ कोई कीमती सामान है, लेकिन यहाँ सुकून है। यहाँ मुझे हर निवाले के बाद किसी के एहसान का बदला नहीं चुकाना पड़ेगा। कि मेरी मेहनत की छत है, मेरा अपना घर है। शान, ये क्या? तुम आधा राशन लाए हो घर का और तेल भी कम लाए हो। अभी दूध वाले को पिछले महीने के पैसे भी नहीं दिए और महीना ख़त्म होने में अभी 10 दिन बाकी हैं और तुम्हारी जेब खाली हो गई है। मैं और क्या करूं यार नाजिया? अरे अपनी जान दांव पर लगा दूं क्या? पिछले 2 महीने से फ्लैट का पूरा किराया, बिजली का भारी बिल, गैस का बिल, ये राशन, ये तो मेरी तनख्वाह से चल रहा था। जब सबा यहाँ थी और वो अपनी आधी रकम मेरे हाथ पर रखती थी और तुम अपनी मर्जी से पैसे उड़ाती थी, अपनी मर्जी से शॉपिंग करती फिरती थी। अब करो ना शॉपिंग। कहाँ गया तुम्हारा वो गुरूर? तो गलत क्या कहा मैंने? इस घर की बेटी थी वो, उसका भी फर्ज है पैसे देना। लेकिन नहीं, इतनी इतराहट किस बात की? एक नौकरी क्या मिल गई? वो तो सगे भाई को छोड़ के अलग फ्लैट में रहने लग गई। मोहल्ले की औरतें तो मुझे ताने देती है ना कि भाभी ने नंद को रहने नहीं दिया। मेरी तो नाक कट गई है खानदान में। नाक तुम्हारी नहीं, गैरत मेरी मट्टी में मिल गई है। जब वो शाहिद के जुल्म से भागकर यहाँ पर आई थी ना, तो तुम पूरा दिन उसको ताने दिया करती थी। सबा सच कहती थी नाजिया, जब तक वो मजबूर थी वो हमारे लिए बोझ थी, और जब वो कमाने लग गई तो हमारे लिए फायदेमंद बन गई। कितने खुदगर्ज है ना हम नाजिया, हमने उसकी बेबसी का सौदा करना चाहा। अच्छा, तो अब सारी गलती मेरी है? और तुम खुद ही तो कहते थे कि शाहिद के पास चली जाए। अब अम्मी को भी देखो, 2 दिनों से मुंह सुजाए बैठी हैं, ना खाना खा रही हैं ना बात कर रही हैं। अब बराए मेहरबानी अपनी माँ को कह देना कि बेटी की तरह कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। तमाशा? अरे अम्मी का दिल तो हमने उसी वक्त तोड़ दिया था नाजिया, जब हमने सबा को इस घर से अलविदा कहा था। और तुम देखो, अब ना घर में बरकत बची है, ना सुकून बचा है, ना वो मोहब्बतें बची हैं, और जो अगर कुछ बचा है ना तो वह सिर्फ उधार की पर्चियां। अम्मी, आप यहाँ अकेले? शान भाई कहाँ हैं? कोई भाई भाई नहीं है। आप चलें अंदर। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है? आप इस वक्त यहाँ ऐसे? सबा बेटा, जब मर्द मसलहतों का गुलाम बन जाए ना, तो सिर्फ वो एक शौहर बनकर रह जाता है, ना वो किसी का बेटा रहता है और ना भाई। क्या बात है अम्मी, नाजिया भाभी ने आपसे कुछ कहा है? नाजिया के ताने? शान की बेबसी के नीचे मैं दबकर मरना नहीं चाहती थी, इसलिए शान को कुछ बताए बगैर बैग उठाया और तुम्हारे पास आ गए। आपने बहुत अच्छा किया अम्मी। जब मेके का मान खुद वर्जी बन जाए तो वहाँ से निकल आना ही गैरत है। लोग कहते हैं कि माँ का घर महका होता है, और बेटियों पर जब मुसीबत आती है तो बेटियां माँ के घर आती हैं। पर मैं वो बदनसीब माँ हूँ जो आज अपनों से हार कर बेटी के घर में आई हूँ। आप बदनसीब नहीं अम्मी, बल्कि आपके यहाँ आने से तो ये घर माँ का घर बन गया है। सबा बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मेरी सोच गलत थी और तुमने ये साबित कर दिया
कि औरत अपनी खुद मुहाफिज हो सकती है। अम्मी, आंसू पोंछ लें, आज से ये घर आपका भी घर है और यही आपका ठिकाना है। मैं आपकी बेटी और बेटा दोनों का फ़र्ज़ निभाऊंगी। आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तलाक या खुला का मतलब ज़िंदगी का खात्मा नहीं, ये तो एक नई और बाइज़्ज़त शुरुआत का नाम है। जब भाई बेबस हों और भाभियाँ निवाले गिनने लगें तो औरत को रो रो कर ज़िंदगी गुजारने के बजाय अपनी हिम्मत और खुददारी से अपना घर खुद बनाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके अंदर अगर सलाहियत होती है, और ख़वातीन में बड़ी सलाहियत है, वो फिर अगर एक मकाम पे पहुँचे और ये साबित करे कि सास के यहाँ या वालिदैन के यहाँ उसको मकाम नहीं मिल रहा था, बाहर की दुनिया में उसको मकाम मिल रहा, उसको सलाम करने के लिए लोग होते हैं, खड़े होते हैं, ये ज़रूर उसकी जो है इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाती है। लेकिन फिर इन पर ज़िम्मेदारी ये है कि फिर ये न समझे कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, जिन्होंने बुराई की उसके तरफ अच्छाई करे। इसको चाहिए कि फिर उनसे रिश्ते न तोड़े और कहे कि मैंने ये मकाम हासिल की, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी खुशी में आप शामिल हो, और वो वालिदैन को भी सपोर्ट करे और उसको भी सपोर्ट करेगा वहाँ जो है, तो उससे फिर मुआशरा अच्छा जन्म लेता है और यही जो है दूरियां ख़त्म होगी। वरना ये सारे दिन यकीना बैठता है और एक वक्त आता है कि इन्हीं लोगों में फिर जो है ज़हनी परेशानी का इजहार, पेट में दिल की बीमारियाँ, क्यों हरी वरी एंड करी लीड टू अल्सर, हार्ट अटैक होते हैं, मोटापा होता है, बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तरह से सेहत मिले तो इज्तिमाई सोच में अपनी सेहत को ढूंढें।